पिछले क्लास में हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन देखे हुए थे और उसमें हम बतलाए हुए थे कि ऑर्डर के बेसिस पर जो है रिएक्शन टोटल 4 टाइप के होते हैं। वो होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसमें आपको बताए हुए थे हम कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यही दोनों आपको पढ़ना है। आपको जो है सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो है 12th क्लास के सिलेबस के बाहर का चीज़ है। तो देखिए, तो अभी हम लोग जो है अच्छा कि और भी हम पढ़े हुए थे रेट लॉ याद है। रेट लॉ में क्या पढ़े हुए थे कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्चुअल कोफिशिएंट के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। और जो इक्वेशन मिलता है उसको फिर कहते हैं रेट इक्वेशन। तो रेट लॉ और रेट इक्वेशन के बारे में हम लोग जो है पिछले क्लास में देखे हुए थे और उसमें हम बोले थे कि जो रेट इक्वेशन होता है उसी के ऊपर जो पावर है उसी पावर के सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो पावर प्रेजेंट है ऊपर में कंसंट्रेशन के ऊपर उसी पावर के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर के हिसाब से रिएक्शन 4 टाइप का होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखिए तो हम पढ़े थे रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं डिटेल से आज, फिर हम लोग फिर से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, तो रेट कांस्टेंट के बारे में हम क्या बताए हुए थे कि मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी, यहाँ बन रहा है सी प्लस डी। ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो मान लीजिए इसका जो रेट इक्वेशन है वो दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो भी रिएक्टेंट हैं उनके इनिशियल कंसंट्रेशन, जो उनका कंसंट्रेशन है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें जो एक्चुअल कोफिशिएंट होता है वो इसके पावर के रूप में प्रेजेंट रहता है। देखो, ये जो कोफिशिएंट है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। हो सकता है कि एक्चुअल कोफिशिएंट के बराबर हो और हो सकता है कि उसके बराबर नहीं भी हो। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये रेट इक्वेशन ही दिया हुआ है कि ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट कौन होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा के। तो इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर यही जो के है इसी के को क्या कहा जाता है, इसी के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। जो के है उसी को कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको पढ़ना क्या है, तो आगे जैसे जीरो ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हम लोग को रेट कांस्टेंट के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, उन रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करेंगे, जो कि एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसलिए हम क्या करेंगे अभी कि जो भी रिएक्शंस होते हैं उनका रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए, तो मान लीजिए ये कोई रिएक्शन हो गया जिसमें Na रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, Na रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू के ए टू द पावर n। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अभी हम जो भी लिख रहे हैं सब एक्चुअल कोफिशिएंट है। जो रिएक्शन में लिख रहे हैं उसमें जो भी बात कर रहे हैं सब एक्चुअल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में चर्चा करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए टू द पावर n। अब यहाँ पर हमको के का यूनिट निकालना है, तो के को इधर ही छोड़ दें और इसको अगर इधर लेकर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंटू 1/a टू द पावर n। ठीक है, अब हमको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1/, और ए का कंसंट्रेशन मतलब कि मोलारिटी मतलब कि मोल लीटर इन्वर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स। इसका पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n। अब इस n का जो वैल्यू है ये
अलग अलग केस में अलग अलग होगा। जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 2 होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये मतलब कि k का यूनिट फाइंड करने का तरीका हुआ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कि k इक्वल टू क्या आया यहाँ पे, मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स पर सेकंड को यहाँ लिख दें तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड इंटू 1/मोल पर लीटर टू द पावर n। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अब इसके हेल्प से जो भी रिएक्शंस हैं उन सभी का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताइए कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 0 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब n का वैल्यू 0, बताइए किसी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो वो वैल्यू कितना हो जाता है, 1। मान लो x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। किसी पावर अगर 0 हो तो मतलब उसका 1 हो जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 0 है। तो n का वैल्यू 0 है तो बताइए k का यूनिट क्या आएगा, k का यूनिट आएगा, ऊपर में हो गया मोल लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड, मोल लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड, ठीक है, इंटू 1/मोल पर लीटर, पावर कितना हो गया यहाँ पे, पावर हो गया 0। अब किसी भी पावर 0 हो तो मतलब कितना हो जाता है, 1। तो ये पूरा कितना हो गया, ये हो जाएगा 1। तो k का जो यूनिट निकल कर आया, k का यूनिट क्या आया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर k का यूनिट हो जाएगा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए। चलिए अब फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद से निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट क्या होगा, निकालो खुद से, वीडियो को पॉज करके और खुद से निकालिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो गया है जीरो ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके बेहतर होगा कि k का यूनिट खुद से निकालिए। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि आप निकाल चुके होंगे। चलिए अब हम निकालते हैं। देखिए तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स बाई सेकेंड। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये भी रटना नहीं है। देखो अगर ये चीज़ पता है, रेट इक्वेशन पता है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि k का यूनिट कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1/मोल पर लीटर, यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की जगह यहाँ पर हम 1 रख देंगे। तो इसको देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर है मोल पर लीटर, ऊपर में भी क्या है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो k का यूनिट क्या हो गया, k का यूनिट हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स। सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो ये हम निकाल लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलिए अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब निकालते हैं किसके लिए, अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, बताइए फिर से बताइए, खुद से कीजिए इसको। यहाँ पर n की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1/मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2। इससे ये कैंसिल, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऊपर गया तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स, लीटर इन्वर्स ऊपर गया तो लीटर, सेकेंड ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स। तो मोल इन्वर्स लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट का यहाँ पर यूनिट। वैसे ही अगर मान लीजिए निकालना हो हमको थर्ड ऑर्डर के लिए, तो थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, देखो तो अभी हम निकाल रहे हैं किसके लिए, अभी हम निकाल रहे हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहे हैं, बहुत इजी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, n की जगह आपकी बार 3 प्लेस करना है। ठीक है, तो k इक्वल टू मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1/मोल
मोल पर लीटर, और थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 का मतलब क्या होगा कि मोल पर लीटर कितनी बार लिखा हुआ है, 3 दफ़ा लिखा हुआ है। मोल पर लीटर, फिर मोल पर लीटर, फिर मोल पर लीटर। तो एक बार से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये मान लो स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? देखो ये पहले पावर 3 था, ठीक है ना, ऊपर में 1 है, नहीं समझ रहे? देखो यहाँ पर 3 था, है कि नहीं, है ना। अब इसको 3 है, मतलब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। मतलब कि देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर बाई सेकेंड इंटू 1 बाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ये भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो के का जो यूनिट निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखिए मोल का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, तो मोल सेकेंड इन्वर्स। उसके बाद लीटर -2 है, ऊपर जाएगा तो स्क्वायर, तो लीटर स्क्वायर, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स। तो ये यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो है यूनिट फाइंड किए। लेकिन एक चीज़ देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, बोले कि हमेशा वैसे मोल पर लीटर में ही एक्सप्रेस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो है वो प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया गया रहता है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? हमेशा तो मतलब कि कंसंट्रेशन जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का जो यूनिट हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वह यूनिट है बार, ठीक है। बार क्या है, तो बार यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का। पास्कल, एटीएम, बार, ये सब क्या है, यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पर जो है प्रेशर का यूनिट जो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मोलारिटी का कौन सा यूनिट लिए हुए थे, मोल पर लीटर, है ना। उसी तरह से प्रेशर का जो यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं वह यूनिट कौन सा है, बार। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन जो है वो मोल पर लीटर में ना देकर अगर प्रेशर के टर्म में दिया हो, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन जो है वह मोल पर लीटर के टर्म में ना देकर किस में दिया हो, किस में दिया हो, प्रेशर में दिया हो, प्रेशर के टर्म में दिया हो। तो अगर प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो के का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, देखो। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। तो कंसंट्रेशन किस में दिया हुआ है, इस बार बार में दिया हुआ है, प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट निकल कर आया जाएगा वो क्या आ जाएगा, बार पर सेकेंड इंटू 1 बाई, ये तो कंसंट्रेशन ही है, और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया गया है किस में, बार में, तो ये क्या हो जाएगा, बार टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमको जिस भी ऑर्डर के लिए निकालना होगा उसके लिए n का वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे और हमको जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 0 ऑर्डर का बात किया जाए, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का बात अगर किया जाए तो उसके लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0, फिर से ये 1, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, k का यूनिट हो जाएगा बार पर सेकेंड। अगर मान लीजिए बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लिख रहे हैं, मतलब ये बार और प्रेशर के टर्म में जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये केवल गैसियस रिएक्टेंट के लिए होता है। देखो, चूँकि अगर हम देखें तो मैटर के 3 मतलब मेन स्टेट होते हैं, वैसे स्टेट तो 5 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं बेसिकली हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें से जो सॉलिड है और जो लिक्विड है, इन दोनों को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, मतलब ये कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, जबकि जो गैस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं। तो मतलब प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सॉलिड और लिक्विड पर ज़्यादा नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तब असर पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या है कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड लिक्विड पर नहीं पड़ता है बल्कि गैस पर अधिक पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हम गैस का बात कर रहे हैं। तो मतलब कि जो भी ये प्रेशर रहेगा तब ये गैसियस जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो k का जो यूनिट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये 1 हो गया, फिर बार बार कैंसिल, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। वैसे ही आप खुद से निकालिए फिर से सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, मान लो अगर दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए k का यूनिट क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बार बार कैंसिल, बार है ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बार इन्वर्स होगा ना, क्या हो जाएगा बार इन्वर्स, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, बेहतर होगा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। पहली बात ये है कि आता है कि किस ऑर्डर के रिएक्शन में, ठीक है, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है और जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वो दोनों सेम होता है। बेहतर होगा इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन है इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम, मतलब किस ऑर्डर के रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है और जो रिएक्शन का रेट है दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो किस में सेम होगा, देख लो इसमें किस में सेम दिख रहा है। देखो अगर हम इसमें बात करें मोल पर लीटर वाले केस में, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड था ना, और यहाँ पर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन था उसका जो यूनिट था रेट कांस्टेंट का वो भी क्या था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब कि देखो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट क्या रह रहा है, सेम, किसमें, जीरो ऑर्डर में। लिख लीजिए आंसर में कि किसमें सेम रहता है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन the unit of rate constant and rate of reaction is same। दूसरी बात ये भी आता है कि किस ऑर्डर के रिएक्शन में चाहे कंसंट्रेशन बार में दिया हो, चाहे दिया हो मतलब कि मोलारिटी के टर्म में, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड के टर्म में, लेकिन किस ऑर्डर के रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट जो है वो सेम रहता है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट बार में भी हो तो पर सेकेंड और मोल पर लीटर में भी हो तो क्या होगा, पर सेकेंड होगा कि नहीं। देखिए तो मतलब कि 2 मेन क्वेश्चन है कि ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, ये सब यूनिट में से हर एक साल कोई ना कोई एक यूनिट आता है, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आया। पहला क्वेश्चन ये कि किस ऑर्डर के रिएक्शन में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम है, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन ये कि किस ऑर्डर के रिएक्शन में चाहे कंसंट्रेशन दिया हो मोलारिटी के टर्म में, चाहे दिया हो प्रेशर के टर्म में, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेम होता है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेहतर होगा इसको आप जितनी बातें यहाँ पर लिखी हुई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ ही हम लोग इसमें जो है रेट कॉन्स्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए और फिर फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो बेहतर होगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जो है नोट डाउन कीजिए जल्दी से। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, जितनी बातें इसमें दिख रही हैं सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो बेहतर होगा इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। पहले उधर हम लिखे हैं मोल पर लीटर के लिए, इधर हम लिखे हैं प्रेशर के टर्म के लिए। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए इसको हम साफ करते हैं अब, और इसमें अब हम लोग देखेंगे रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फिर हम फाइंड करेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अभी तक जो हमारा डिस्कशन था ये रेट कांस्टेंट के यूनिट के ऊपर था, और उसमें हम रेट कांस्टेंट के जो भी यूनिट्स होते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। कॉपी में हेडिंग डालिएगा एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हेडिंग है एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, बोल रहे हैं लिख लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब जीरो रिएक्शन के लिए जो है रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देखो मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें Na रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि N जो है ये नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है रिएक्टेंट है, ठीक है, और बाकी जो भी हमारा प्रोडक्ट यहाँ बन रहा होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जब टाइम इक्वल टू जीरो है, मतलब कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी रिएक्शन शुरू होने ही वाला है, उस समय जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो मान लीजिए है A0 मोल पर लीटर। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। 99% केस में जो कंसंट्रेशन होगा वो मोल पर लीटर के ही केस में दिया रहता है, किसी किसी केस में जो है प्रेशर के टर्म में दिया हो सकता है। ठीक है, जब टाइम इक्वल टू जीरो है उस समय जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, A0 मोल पर लीटर। अब मान लीजिए कि टाइम कुछ बढ़ा और टाइम इक्वल टू T हुआ। अब जब टाइम बढ़ेगा, मान लीजिए जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्शन में क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन है, इसमें R रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है वो घटते जाता है और जो प्रोडक्ट है वो बढ़ते जाता है। रिएक्शन में क्या होता है, शुरू में केवल रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा रिएक्टेंट घटते जाएगा और प्रोडक्ट जो है उसकी अमाउंट बढ़ते जाएगी। तो जैसे मान लीजिए जब टाइम जीरो था तो उस समय रिएक्टेंट A0 था, अब प्रोडक्ट उस समय नहीं था। अब मान लीजिए टाइम कुछ बढ़ा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा, तो मान लीजिए प्रोडक्ट बना X। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से बना है, रिएक्टेंट में से ही बना है ना, तो रिएक्टेंट तो घट जाएगा। तो मान लीजिए रिएक्टेंट A0 से घट के कितना हो गया, A हो गया, A मोल पर लीटर। पहले कितना था, A0 मोल पर लीटर। कुछ टाइम बीता, टाइम बीतने के साथ साथ कंसंट्रेशन घटेगा और कितना हो जाएगा, A मोल पर लीटर हो जाएगा। अब हम इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें तो हमको दो तरह से लिखने आता है रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो हमको पता है जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और वो कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -dA⁴ याद है। यहाँ पर हम जब भी रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो एक निगेटिव साइन दे देते हैं, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट का बात कर रहे हैं, एवरेज का बात नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीका ये हुआ, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके अलावा हमको रेट इक्वेशन से भी पता है कि रेट इक्वेशन के हिसाब से जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन यह प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टेंट है उसके, इसको पढ़े थे हम लोग सेकेंड वीडियो में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है A⁴n के। अब यहाँ पर ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, हम लोग पता है कांस्टेंट क्या होता है, k, तो k⁴n। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम देखें तो ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों किसके लिए है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही है। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही बता रहा है, और जो सेकेंड हमारे पास ये रिएक्शन है, जो सेकेंड इक्वेशन है, ये भी क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही बता रहा है। मतलब ये दोनों का LHS सेम है, और जब LHS सेम होगा तो RHS भी क्या होगा, इसका सेम होगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं कि चूँकि LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम, और हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -dA⁴n/dt = k⁴n। अब देखिए यहाँ पर हम जो ये n लिखे हैं, चूँकि जीरो ऑर्डर का है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आगे के जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर वगैरह, तो उसमें हम लोग इसका ज़्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी चूँकि हम जीरो ऑर्डर का बात कर रहे हैं, देखिए जीरो ऑर्डर का है ना, इसमें लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो n का पावर वैल्यू है, ठीक है, जीरो ऑर्डर का होने की वजह से जो n का वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। देखो यहाँ पर जो a की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला a है, और यहाँ पर जो हम A की बात कर रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है, दोनों में अंतर है।
इसके लिए बेहतर होगा कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो अच्छे से देखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम ए लिखे हैं, ये जो कंसंट्रेशन लिखा गया है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये जो है ये एट टाइम टी पर है, और ये जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल होता है, और ये जो होता है टाइम टी पर होता है, ठीक है। तो ये दोनों हम इक्वेट कर दिए। बताओ यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है? 0। 0 ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू क्या होगा? 0। अब किसी का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है? 1, पता है ना। मान लो अगर x का पावर 0 दिया हुआ है, तो अगर पावर 0 होगा तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 1। किसी भी चीज़ पर अगर कोई पावर अगर उसका 0 होगा तो वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। तो सिंस n इक्वल टू 0, n 0 क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो n 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dA/dt इज इक्वल टू KA⁴ 0। अब a का पावर 0 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस dA/dt इक्वल टू K। अब देखो dt इधर डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है इसको एक्सप्रेशन फाइंड करने का, इसलिए बेहतर होगा इसको ध्यान से देखिए और एकदम सिंपल चीज़ है, समझ जाओगे तो हम इजीली खुद से भी इसको कर सकते हैं। देखो तो dt यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस dA इज इक्वल टू KDT। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। देखो यहाँ समझ में कैसे किए? dt डिवाइड में था, वहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करिए? इंटीग्रेशन कर दिए। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका? माइनस dA का, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया किसका? KDT का। अब बताइए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x बहुत सिंपल चीज़ है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं शुरू के क्लास में, 11th क्लास में ही पढ़ते हैं इसको कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब dx मतलब कि बहुत छोटा टुकड़ा, अब बहुत छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। मतलब dx को जोड़ेंगे तो पूरा x बन जाएगा। वैसे ही dA को जोड़ेंगे तो पूरा a बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस dA जो है, माइनस dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस a इज इक्वल टू k। क्या है? k तो कांस्टेंट है यहाँ पर। और क्या कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और फिर से dt, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। तो यहाँ पर क्या हो गया? t। अच्छा एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर लिमिट्स दिए हुए होते हैं, जो इंटीग्रेशन है उसमें अगर लिमिट दिया हुआ है तो उसको हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो भी हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट उसमें ऐड किया जाता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको c या i से डिनोट किया जाता है। मेरे ख्याल से बेसिक बातें आपको फिजिक्स में या फिर मैथ में पता होगा कि इंटीग्रेशन होने पर अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, मतलब अगर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हुआ, मतलब लिमिट देखो नहीं दिया हुआ है। देखो लिमिट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। कांस्टेंट कौन हो जाएगा? c, या फिर इसको i से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमको क्या करना है कि इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देना है, उसके बाद मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और हमको k का एक्सप्रेशन जो है मिल जाएगा। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो देखिए अगर हम इसको 0 कर दें, मतलब ये जो c के प्लस में जो है इसको अगर हम 0 कर दें किसी भी तरह, तो इस इक्वल के इधर जो चीज़ है वह c के इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर हम इसको 0 कर दें, ठीक है, तो इधर जो भी चीज़ है वह इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम 0 कैसे कर सकते हैं? तो इसमें 2 वेरिएबल, मतलब 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इसमें रेट कांस्टेंट k है, दूसरा क्या है? टाइम है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट तो हम 0 कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई रिएक्शन है तो उसका रेट कांस्टेंट होगा ही,
रेट कांस्टेंट है तब तो रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसको तो हम जीरो कर नहीं सकते हैं, लेकिन टाइम को हम जीरो मान सकते हैं। एक समय था जब टाइम जीरो था और हम लिखे थे कि जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन क्या था रिएक्टेंट का A0 था और उसमें प्रोडक्ट जो है नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टाइम को जीरो एज्यूम कर ले रहे हैं। तो इफ़ t इक्वल टू जीरो, अगर टाइम को हम जीरो मान लें, बताओ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0। देखो यहाँ लिखे थे ना, अगर देखो कंसंट्रेशन A कब है, जब टाइम t है। कंसंट्रेशन A कब है, जब टाइम t है। अगर हम टाइम को जीरो मान लें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0 हो जाएगा। तो इफ़ t इक्वल टू जीरो देन कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू A0। अब इसको ले जाकर हम यहाँ रखेंगे, टाइम को हम कुछ देर के लिए जीरो मानेंगे। तो टाइम को जीरो मानेंगे तो कंसंट्रेशन जो A है वहाँ पर क्या आ जाएगा, A0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस A0 इज इक्वल टू K इंटू जीरो प्लस C। अब K इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी चीज़ में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो C का जो वैल्यू है निकल गया, C का वैल्यू कितना आ गया, माइनस A0। अब इस C के वैल्यू को ले जाकर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 2 पहले हो चुका था, इधर इक्वेशन 3 हो गया। तो हम C के वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में C के वैल्यू को पुट करने पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस A इज इक्वल टू KT और C का वैल्यू कितना आया है, माइनस A0। अब देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू, माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं A0 माइनस A। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि A0 क्या है, A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन और A क्या है, A इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T। अब हमको करना क्या है, K का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखो T इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा A0 माइनस A बाई T। तो ये हमारे पास K का एक्सप्रेशन आ गया, A0 माइनस A बाई T। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, डायरेक्ट बोर्ड में 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, CBSE में भी और बिहार बोर्ड में भी। इसके अलावा जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकलते हैं। इसके अलावा अगर ये समझ में आ गया तो अगला एक और डेरिवेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी सेम टू सेम इसी पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए फिर से रिवाइज करते हैं कैसे कैसे किए हैं इसमें। फिर इस पर हम लोग कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, NCERT में सब इजी न्यूमेरिकल है, सब हो जाएगा। और इसके अलावा जो है 1-2 क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और चलिए इसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बोले कि रिएक्टेंट Na था और ये क्या बना रहा था, प्रोडक्ट। जब टाइम 0 था, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस समय कंसंट्रेशन क्या था, A0 रिएक्टेंट का। और जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या था, 0। जैसे ही टाइम कुछ बीता, अब टाइम बीतेगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट घटेगा, अब प्रोडक्ट बढ़ेगा। टाइम के साथ यही तो होता है, रिएक्टेंट घटते जाता है और प्रोडक्ट बढ़ते जाता है। तो रिएक्टेंट मान लीजिए घट के A हो गया, अब प्रोडक्ट कितना हो गया, X कुछ भी बन गया। अब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हैं तो 2 तरह से लिख सकते हैं। एक हम लोग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, एक पढ़े सेकेंड वीडियो में। अब ये थर्ड वीडियो चल रहा है, तो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में जो है हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन का तरीका होता है माइनस DA/dt, ठीक है। और सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट इक्वेशन जब लिखते हैं तो लिखते हैं K⁴n। इसके बारे में हम बता चुके हैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, उसको देख लीजिएगा अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब चूँकि दोनों इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही हैं, दोनों को इक्वेट कर दिए तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू K⁴n। उसके बाद क्या किए, अब A का पावर n है तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। चूँकि ये रिएक्शन किसका है, 0 ऑर्डर का है। अब ये वैल्यू 0 है, किसी का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो ये पूरा कितना हो गया, 1। तो माइनस DA/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, K।
अब dt तो डिवाइड में है, यहाँ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो माइनस डी ए इजकल टू के डी टी। तब हम क्या किए हैं, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। हमको पता है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और प्लस यहाँ पर हमको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है। अगर जो इंटीग्रेशन है अगर वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो ये कांस्टेंट जो है हम c या i ऐड कर देते हैं, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है, तो किस तरह अगर इसको जीरो कर दें, इधर जो भी होगा वो c का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जीरो करने का क्या तरीका है, जब t को जीरो मान लें तो हम बतलाएं कि कंसंट्रेशन ए कब है, जब टाइम t है। जब टाइम को हम जीरो मानेंगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। तो इफ t इजकल टू जीरो देन ए इजकल टू ए नॉट, ठीक है। तो माइनस ए नॉट इजकल टू के इंटू जीरो प्लस सी, सी का वैल्यू आ गया माइनस ए नॉट। अब इस सी के वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए हैं, एंड लास्ट में हमारा जो है के इजकल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। ए नॉट क्या है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए क्या है, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, और यहाँ से हमको रेट कांस्टेंट का जो है वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग जो है एक दो न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म होगा, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का बात करेंगे। चलिए हम लोग देखें अभी तक जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग के का एक्सप्रेशन फाइंड किए। एक्सप्रेशन क्या था, के इजकल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी। आपको ये याद रखना है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब इसको प्रूफ करने के लिए भी आता है, या फिर इस पर डायरेक्ट इसी फार्मूला पे क्वेश्चन आता है। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का शायद 2016 या 15 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आया था इस तरह कि अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इफ इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पूरा क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, उसको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, जो मेन डाटा है वो हम लिखेंगे अभी यहाँ पे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे था कि इफ़ इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो पहले मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट आ रहा है और प्रोडक्ट पी फॉर्म कर रहा है, तो दिया हुआ था इस तरह से कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 2 मोल पर लीटर है, ठीक है, 2 मोल पर लीटर। इनिशियल का मतलब क्या हुआ कि जब टाइम इजकल टू जीरो है, देखो इसको हम शॉर्ट में ही बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा पूरा कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, उससे क्या होगा कि किसी तरह क्वेश्चन आएगा बनाने में आसानी रहेगा। बाकी इसको सिंपली हमको पता है कि इनिशियल ये है, फाइनल ये है, रख के डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मतलब एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट के तो हम उसके रूट समझते हैं इसको। तो जब टाइम इजकल टू जीरो था, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस समय जो कंसनट्रेशन है वो क्या है, 2 मोल पर लीटर। अब टाइम कुछ भी था, दिया था कि आफ्टर 2 सेकेंड द रिएक्टेंट the amount of reactant left over is only 1 मोल पर लीटर, मतलब 2 मोल पर लीटर घट के ये कितना हो गया, 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि इफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 2 मोल पर लीटर विच आफ्टर 2 सेकेंड गेट्स टू 1 मोल पर लीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, देख सकते हैं आप, के इजकल टू सिंपली यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो ए नॉट का वैल्यू कितना है, ए नॉट मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 2 मोल पर लीटर, ठीक है, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर, बाई टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकेंड, 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 1 मोल पर लीटर बाई 2 सेकेंड। अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब थोड़ा सा हम वैल्यू इधर उधर किए हैं, बाकी क्वेश्चन पैटर्न लगभग यही था, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। मतलब इस टॉपिक से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से इस तरह का क्वेश्चन ही बनता है, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बन सकता है, जो कि ईजी टॉपिक है। इसके बाद जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल टॉपिक हो जाता है। तो के इजकल टू क्या करना था, यहाँ पर था इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर हम हमको फाइनल कंसंट्रेशन, और जो टाइम है उससे डिवाइड कर देना था। ये क्वेश्चन हम देते हैं, खुद से बनाइए इसको। जैसे मान लो कि दिया हुआ है किसी रिएक्शन में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, सिंपली बात है, हम जीरो ऑर्डर बारे में पढ़ रहे हैं ना, दिया हुआ है इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 0.5 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड
and the initial concentration of reactant is 10 mole per liter, then what will be concentration of reactant after 2 सेकेंड। ठीक है, what will be concentration of reactant after 2 सेकेंड। देखिए अब बस फार्मूला यही याद रखना है। अब इसमें आपको जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से आप फार्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम। और क्या पूछ रहा है कि इस टाइम पर, मतलब इस टाइम के बाद t=2 सेकेंड पर, मतलब कि 2 सेकेंड बीतने के बाद जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना बचा रहेगा। मतलब हमको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ठीक है, ए क्या होता है, ए होता है कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो k = पहले हमको जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, A0 - A/t। k कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है 0.2 × 10⁻²। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, = A0 कितना दिया हुआ है, 10 - A। यही तो फाइंड करना है। अब देखिए 0.5 × 2 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना आपको मतलब मैथ पता ही होगा कि माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए मतलब माइनस = इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 0.5 × 2 कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻², मतलब 10 - 0.001, मतलब कि ये हो जाएगा अप्रोक्स 9.999। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमको जो है मोल पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना है। पहले हमको A0 दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट कांस्टेंट दिया हुआ था, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू पुट करना था, आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल टाइप क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक होता है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, वो यहाँ भी पढ़ना है, फिर से उसको पढ़ना है हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी पढ़ना है। इसको मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करना है। के क्या है, या रेट कांस्टेंट, A0 क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या है, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन, और टी क्या है, टी है टाइम, जितने टाइम तक रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एक और टॉपिक हमारा आता है जिसको बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। देखिए नाम से यहाँ को मालूम चल गया होगा कि हाफ लाइफ मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ जो हाफ लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो टॉपिक हम लिख देते हैं, टॉपिक है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब ये हर एक जगह आएगा, अभी 0 ऑर्डर में भी आएगा, इसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर में भी आएगा। ठीक है, तो पहले हाफ लाइफ डिफाइन करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है। देखिए अब हाफ लाइफ अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन के केस में हम हाफ लाइफ किसको बोलेंगे। देखो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। और जब रिएक्टेंट कम्प्लीटली, हालांकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है आइडियली, लेकिन ठीक है मान के चल रहे हैं, मतलब जितने समय में रिएक्टेंट आधा ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने समय में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। दो तरीका है डिफाइन करने का इसको। पहला तरीका हम क्या बोलेंगे, दैट टाइम पीरियड इन विच half of the reactant gets converted into product is called half life of the reaction, या that time period या that time of reaction in which half of reaction gets completed is called half life of reaction। सिमिलर चीज़ें हैं कि जितने टाइम में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या फिर हम क्या बोलेंगे, जितने टाइम में आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, हाफ ऑफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का जो सिंबल है ये हम ऐसे लिखते हैं, टी हाफ, या फिर टी 0.5, या फिर टी 50%। क्या लिखते हैं, टी हाफ या टी 0.5, या फिर लिखते हैं हम टी 50%। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसका डिफिनीशन है
कि that time in which half of reaction gets completed, या फिर इसका एक और डिफिनेशन हो सकता है, that time in which half of reactant gets converted into the product is called half life of reaction, and it is denoted by symbol T half और T 0.5 और T 50%। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ फाइंड करेंगे। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से निश्चित क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो डेरिवेशन फाइंड करने के लिए रहे या इससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है जो कि 1 मार्क्स में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, या फिर इसका यूनिट वगैरह होता है जो कि एग्जाम में रहता है। ध्यान से देखिएगा, ईजी चीज़ है, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो मतलब जितने समय में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अब हम हाफ लाइफ निकालने वाले हैं किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको जो इक्वेशन मिला था रेट कांस्टेंट का, याद है, अभी कुछ देर पहले पढ़े, कि के इक्वल टू क्या मिला था, A0 माइनस A/T। यही मेन इक्वेशन यही है। अब इसी का हम यूज़ करेंगे टी हाफ फाइंड करने के लिए। अच्छा, टी हाफ में कंडीशन क्या होगा, थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। ऐसे कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है Na, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जब मान लीजिए कि टाइम इक्वल टू 0 है, मतलब कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये A0 है, ठीक है। और जब टाइम मान लो जब टी हाफ होगा, जब टाइम टी हाफ होगा, मतलब जब हाफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा, जब हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन का, तो उस समय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कितना हो जाएगा। देखो पहले A0 था, अब कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसी को जो बोलते हैं हाफ लाइफ। जितने समय में आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो ये क्या हो जाएगा, A0/2। पहले कितना था, A0, बाद में कितना हो गया, A0/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो K, अब हमको T फाइंड करना है, तो T इधर ले जाएंगे, तो क्या लिख देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस कंसनट्रेशन ऑफ A कितना है, A0/2। तो यहाँ पर हो गया A0/2 और K तो है ही, K इधर आया 2K। अब एक बात बताइए कि A0 में से A0/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, समझ रहे हैं ना। अगर X में से हम बोल रहे हैं कि X/2 माइनस होगा, कितना बचेगा, X/2, समझ रहे हैं। 4 में से 2 माइनस हो कितना बचेगा, 2। x में से x/2 माइनस होगा कितना बचेगा, x/2। तो वैसे ही A0 में से A0/2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, A0/2। तो टी हाफ वुड बी इक्वल टू A0/2K। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप इसमें याद रखिएगा। टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, A0/2K। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में जो टी हाफ होता है वो A0/2K के इक्वल होता है। यहाँ पर A0 क्या है, A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम इक्वल टू 0 पर। K क्या है, K है रेट कांस्टेंट। अब यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हैं जो आपको याद रखने हैं। पहली कंक्लूजन ये है कि जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर का, वह रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ही ज़्यादा होगा जो हाफ लाइफ रिएक्शन का उतना ही। ऐसे ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे ऐसा नहीं होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल A0। इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए इधर टी हाफ है और यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो ये जो ग्राफ बनेगा हमको क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब कि जैसे जैसे टी हाफ बढ़ते जाएगा, या ऐसे बोले जैसे जैसे A0 बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टी हाफ भी बढ़ते जाएगा, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम लोग टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड कर लिए, रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड कर लिए। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वह है मान लीजिए कि 4 मोल पर लीटर,
4 मोल पर लीटर, और जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है वो मान लीजिए दिया हुआ है 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद है ना यूनिट, अभी फाइंड किया ना के का यूनिट कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमको क्या करना है, टी हाफ फाइंड करना है। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट है 4 और बाई 2 इंटू 0.4 है ना, 0.2 है ना, 0.2, ठीक है। डेसिमल गया, ऊपर में क्या हो जाएगा 0, 10, तो ये हो जाएगा 40/4, ये हो जाएगा 10 सेकेंड्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन देख सकते हैं, ए नोट दिया हुआ था, के दिया हुआ था, हम टी हाफ फाइंड किए। इसमें क्वेश्चन और भी इस तरह से पूछ सकता है कि हमको ए नॉट दे देगा, ए दे देगा, टी दे देगा, और हमको के फाइंड करना होगा, और के फाइंड कर लेंगे तो हम ए नॉट पता रहेगा ही, टी हाफ फाइंड कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं ऐसे, एक क्वेश्चन है लिखते हैं, फिर तो उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, बाद में उसका सोल्यूशन हम काफ़ी करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 10 मोल पर लीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर कर लिए तो मान लीजिए पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जितना आज पढ़े उसका कंक्लूजन इस क्वेश्चन में रहेगा, और फिर इससे मतलब अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है इस टॉपिक से। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस टॉपिक का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए नॉट कितना दिया हुआ है, 10 मोल पर लीटर, ठीक है। और दिया हुआ है कि आफ्टर 2 सेकेंड the concentration of reactant becomes to 8 mole per liter, then find half life of reaction, बेहतर होगा वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। देखिए दिया हुआ है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए नॉट मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 10 मोल पर लीटर, कितना दिया हुआ है देखो 10 मोल पर लीटर। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो जाता है 8 मोल पर लीटर। हमको क्या करना है, हाफ लाइफ निकालना है। अब हमको पता है कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो है जीरो ऑर्डर के लिए रट जाना है, ये कितना होता है ए नॉट बाई 2 के, कितना होता है ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। अब हमको ए नॉट तो पता है, लेकिन क्या के पता है, रेट कांस्टेंट दिया है इसमें, नहीं दिया है। तब हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, पहले ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे और फिर यहाँ रखेंगे तो हाफ लाइफ निकलेगा। तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए बाई टी। ए नॉट कितना दिया हुआ है 10, ए कितना दिया हुआ है 8, टाइम कितना दिया हुआ है 2, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, है ना। तो 2/2 तो कितना हो गया 1 मोल पर लीटर। ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम पहले ही फाइंड किए हुए हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। अब हमको के निकल गया, अब टी हाफ फाइंड करना तो ईजी है कि टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट कितना दिया हुआ था 10 मोल पर लीटर, और जो 2 इंटू के कितना दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2 से 10 कैंसिल, कितना हो गया 5, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, सेकेंड इन्वर्स से ऊपर गया सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन से बनते हैं। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन जीरो ऑर्डर से बन नहीं सकता है। अच्छे क्वेश्चन आएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहाँ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और उस टॉपिक से डायरेक्टली 5 नंबर का न्यूमेरिकल भी एग्जाम्स में, ठीक है, बोर्ड वगैरह में आते हैं। तो वहाँ पर हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ये कुछ सिंपल न्यूमेरिकल थे, जो कि इस टॉपिक में सिंपल न्यूमेरिकल ही हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब इसी तरह जैसे यहाँ बात किए हैं रेट कांस्टेंट और सारी चीज़ें बात किए हैं जीरो ऑर्डर के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।